जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो आज हम फिर वापस आते हैं झारखंड पे, जहां 13 तारीख को चुनाव, पहले फेज का चुनाव होना है और आज थम जाएगा कैंपेन। आज के बाद जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं, बिफोर हम मनोज जी के पास जाएं, जो कि बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं झारखंड में, एडिटर लेवल के हैं और इनका एनालिसिस, मैं इनको पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे भी देखता हूं। तो हम पहले चलते हैं आज की तारीख पे। आज कैंपेन ओवर होने वाला है 43 सीट्स पे, जहां की पहले फेज का चुनाव होना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि इस फेज में 6 ऐसे सीट्स हैं जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व्ड हैं और 20 ऐसे सीट हैं जो शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है। ऑफ द 81 सीट्स 28 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। उसका जो मेजर पोर्शन है वो फर्स्ट फेज चुनाव में 13 तारीख को वोटर्स डिसाइड करेंगे द फेट ऑफ झारखंड। इस बीच आपने भी देखा होगा, बातें हुई हैं, एक से एक मुद्दे उठाए गए, एक से एक लुभावने प्रलोभन के साथ ये गठबंधन, क्योंकि 2 गठबंधन के बीच है ना, एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए और जेएमएम लेड इंडिया अलायंस। इन दोनों ने तरह तरह की चीजें उठाई। एक ने मैया योजना की बात की जो चला आ रहा है, दूसरे ने गोगो बहन की बात की, दीदी, गोगो दीदी। इसी बीच में चिरंजीवी पासवान ने भी, एलजीपी के जो हैं, उन्होंने कहा कि हम भी कुछ पैसा दे देंगे महिलाओं के लिए। महिलाओं की बात हुई, यूथ की किसी ने बात नहीं की। बातें कहां हुई हैं मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि करप्शन पे किसी ने कुछ इशू नहीं उठाया, सिवा केंद्र के नेताओं ने, क्योंकि उनको लगा कि ईडी, आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड, अभी हाल फिलहाल में भी इनकम टैक्स का रेड हुआ था हेमंत जी के खास निजी सचिव के पे, करीब 45 या 25 जगहों पे रेड हुए थे। खैर, लैंड स्कैम में भी मामला आया था, ये कुछ दिन के लिए इनको अंदर भी किया गया था हेमंत जी बेल पे हैं अभी फिलहाल। तो करप्शन, पॉपुलिस्ट टॉक्स और इनफिल्ट्रेशन, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, बार बार बीजेपी ये कह रही है कि आदिवासियत, ट्राइबल को खत्म करने के लिए ये किया जा रहा है। बट सवाल उठता है ना कि जेएमएम इज अ ट्राइबल फेस। मैं आपसे जानना चाहता हूं मामला कहां तक है, क्या है, मुद्दे क्या हैं और लोगों का क्या कहना है। जी मनोज जी नमस्कार। ये चुनाव का मौसम में आज तो आपने ठीक ही कहा कि आज लास्ट डेट है, फर्स्ट राउंड का इलेक्शन का चुनाव खत्म होने वाला है और आज ही के दिन कोडरमा में लालू प्रसाद जी कैंपेन कर रहे हैं राजद के लिए। और जो बॉलीवुड के हीरो हैं गोविंदा, वो भी झारखंड में आज उपस्थित है और अपना कैंपेन कर रहे हैं, खास करके बंगाली डोमिनेटेड एरियाज में झारखंड में। देखिए, कैंपेन तो विगत 2 महीने से काफी चरम सीमा पर आगे बढ़ के आया, लेकिन 2 मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कि भाजपा, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जदयू और लाल पासवान जी का जो पार्टी है, वो चारों मिलकर चुनाव यहाँ इस बार लड़ रहे हैं, जो कि 2019 में ये चुनाव उन लोग अलग अलग लड़े थे और इस बार उन लोग साठगांठ हो चुका है और वो लोग साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सारे नेता लोग विगत 2 महीनों से आप देखें कि कैंपेन कर रहे हैं झारखंड में। साथ साथ शिवराज सिंह चौहान, यूनियन मिनिस्टर, भाजपा के सीनियर लीडर, मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, वो यहाँ पर करीब 3 से 4 महीना से ऑलरेडी यहाँ पर रह करके पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम किया। उसी तरह से असम के सीएम जो शर्मा जी हैं, वो भी काफी जब बड़े जो लगा करके समय निकाल के काफी कम कैंपेन किया। उसी तरह से और भी नेता लोग आए और
रहे हैं भाजपा और एनडीए के कैंपेन में, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी, झामुमो और राजद, जो तीन पार्टियां साठ गांठ में लड़ रही हैं चुनाव, उनमें मुझे लगता है कि आप देखिए कांग्रेस पार्टी में खड़गे जी एक बार आए यहाँ पे, कैंपेन किए, लेकिन उसके बाद चले गए। मुझे लगता है कि पूरा कैंपेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखें तो सिर्फ एक व्यक्ति पर है, वो है हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन जा जाके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अपना वोट मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, मुझे लगता है कि एक कमजोर रूप में वो अपने को प्रस्तुत की है, और वही पुराना स्लोगन दिखाई पड़ा उनके रैलीज पे एंड ऑल। वो एक छोटा सा वो पुस्तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ले करके और दिखा रहे लोगों को, उसका कोई मीनिंग अब रह नहीं गया। लोकसभा में था, इस बात तो कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब ये कि ये चुनाव में अगर कैंपेन को देखा जाए तो मुद्दा जहां तक जो मुद्दा है, उस मुद्दे के भाजपा ने तो आपने ठीक कहा कि चार इश्यूज को आगे बढ़ाया, लेकिन झाबुमो का जो मुद्दा है वो डिफेंसिव में है। वो इसको काटने में बहुत दूर तक सफल नहीं हो पाया, खास करके संतालपरगना और कोल्हान एरिया में, कि घुसपैठिया के बारे में ये लोग बोल रहे हैं घुसपैठिया है ही नहीं। अब सवाल उठता है कि गांव एट द ग्रास रूट लेवल ये इशू बहुत बड़ा इशू बना करके भाजपा और एनडीए ने लगाया, लेकिन इसका बहुत जबरदस्त रूप से काउंटर अटैक न झामुमो कर पाया है और न कांग्रेस पार्टी कर पाया है। तो मुझे लगता है कि अब इसका निष्कर्ष क्या होगा वो तो चुनाव के बाद रिजल्ट जब आएगा तब दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि झारखंड में आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 5 डिविजन्स में झारखंड बटा हुआ है, और ये पांचों डिविजन्स में चुनाव सभी अभी तो फर्स्ट राउंड में तो कुछ ही जगहों में हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि अगर माइन्यूटली चीज को स्टडी कीजिए तो आप पाइएगा कि सबसे बड़ा केंद्र है अभी ये कोल्हान, जो 14 सीट्स वहां पे है, जहां से आप जानते हैं अच्छी तरह से कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन भी अपने वहां से आते हैं, और वही एक इलाका है जो अपने बेटे को भी वहां खड़ा किए हैं उसी एरिया में। और फिर अर्जुन मुंडा की पत्नी भी वहां पर कंटेस्ट कर रही है, मीरा मुंडा। तो फिलहाल आप सच्चाई तो यही है, रघुवंशी की बहू भी हैं। डेटा यही कहता है कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को और जो एनडीए के अलायंस पार्टनर्स को एक भी सीट नहीं मिल पाया, 14 में से 0। अब सबसे बड़ा चुनाव का अभी जो क्षेत्र है वो वही कोल्हान है, जहां से चंपई सोरेन है और भाजपा के अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और भी लोग वहां पर कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए कि 14 सीट्स में क्या झामुमो और कांग्रेस 14 सीट में 14 सीट जीत पाएगी, मुझे डाउट है। तो होगा क्या कि उसमें कम से कम 3-4 सीट्स तो ऐसी है जो शायद झामुमो इसको रिटेन ना कर पाए। वो एक चंपई सोरेन का एक है, दूसरा एक मीरा मुंडा है, वो चंपई सोरेन के जो बेटे हैं वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो 3-4 या 2 या 3 सीट्स पे वहां पर बढ़ोतरी हो सकती है भाजपा का। तो ये बढ़ोतरी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 14 सीट्स लास्ट बार कांग्रेस एंड जेएमएम जीता था। अब दूसरा रहा पलामू का डिवीजन। पलामू एक ऐसा डिवीजन है जिसपे कि ज्यादा सीट्स तो नहीं है, 9 सीट्स है शायद वहां पे, और 9 में आप देखिए कि 3 सीट्स ऐसी हैं, उसमें 5 सीट्स मेरे ख्याल से झाबुमो वगैरह कांग्रेस में पहुंचते थे। और इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि झाबुमो और कांग्रेस के जो साठगांठ है लेफ्ट पार्टीज, वो लोग एक फ्रेंडली फाइट वहां पर कर रहे हैं। तो वोट बटेगा और एंटी इनकम्बेंसी वहां के एमएलएस पर होता ही है। तो पलामू डिवीजन में भी मुझे लगता है ऐसा
कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है इंडिया अलायंस, उनको कुछ सीटें लूज कर करेगी, ऐसा लगता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एरिया है, आप जानते हैं छोटा नागपुर है, दक्षिण छोटा नागपुर और पूर्वी क्या बोलते साउथ एंड नॉर्थ छोटा नागपुर, ये दोनों ये बीजेपी का एक गढ़ रहा है और इम्पोर्टेंट एक्चुअली एरियाज बना, लेकिन झामुमो भी इसके पीछे नहीं रहा है, काफी आगे रहा है। तो अब डिपेंड करता है, कुछ सर्वे का कहना है कि भाजपा जो है अर्बन एरियाज में काफी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखी है, और रूरल एरियाज में महतोज एंड जो यहाँ के लोकल कास्ट है, वो लोग जैसे दलित है एंड ऑल, उनका रुझान के लिए भाजपा बहुत कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश की है, लेकिन वो कितने दूर तक वो आगे जा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये इस एरिया में कांटे की टक्कर तो जरूर है। अब रहा बात, आपने बड़े अच्छा बात कहा कि इस चुनाव में आपने क्या महसूस किया यहाँ के जैसे होता है ना प्रोग्राम्स के बारे में। तो अगर आप इनके मैनिफेस्टोस को पढ़िए तो आप पाएंगे कि इन मैनिफेस्टोस में और प्रॉमिसेस जो किए हैं ये लोग हम 2,000 रुपया देंगे तो बोलते हैं हम 3,000 रुपया देंगे, वो बोलते हैं हम ये करेंगे, वो बोलते हैं कि हम ये करेंगे। तो प्रॉमिसेस की भरमार है कि हम ये कर देंगे, आपको 2,000 रुपया महीना दे देंगे, तो बोलते हैं हम 3,500 रुपया, कांग्रेस बोलती है हम 3,500 रुपया तुमको दे देंगे, तुमको हम सब कुछ फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पूरा माफ कर देंगे। मुझे लगता है कि जो उसी तरह से भाजपा क्या कर रही है कि हम आपको अभी जैसे चल रहा है ना झामुमो द्वारा ये मैया योजना, तो 1,000 रुपया दिया गया, तो उसमें बोले कि हम 2,000 रुपया देंगे। तो दिस कॉम्पिटिशन इज गोइंग ऑन कि हम इतना देंगे और हम उतना देंगे, ये प्रॉमिसेस कर रहे हैं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है, आप तो झारखंड से रहे हैं, आप पत्रकारिता यहाँ से बड़े दिनों तक किया है, आप देखिए कि यहाँ का मूल समस्या क्या है। मूल समस्या यहाँ पर जल जंगल जमीन के बारे में जो नारा दिए थे यहाँ के आदिवासी नेतागण, खास करके राम दयाल मुंडा, इवन शिबू सोरेन एंड अदर पर्सन, आज जल जंगल जमीन के बारे में शायद कोई बोलने वाला नहीं है। एक दूसरी बात, सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि आप देखिए कि आने वाला 5 साल पूरे विश्व में और पूरे इंडिया में बहुत बड़ा परिवर्तन का रूप धारण करेगा। क्या धारण करेगा? आप देखिए कि टेक्नोलॉजी इतना बड़ा वज्रपात करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो जो सेक्टर्स है, जो जॉब्स जहां मिलता है, उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये पॉलिटिशियंस लोग चनाचूर बेच रहे हैं कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ये देख नहीं रहे हैं कि आने वाला समय क्या हो रहा है, और हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे यहाँ के जो लोकल महतो, कुर्मी महतो और लोग के बारे में उनका भविष्य क्या होगा, उनके बेटे का भविष्य क्या होगा। हम जानते हैं, आप जानते हैं, अगर पढ़ते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग के पूरे जीवन को चेंज करने वाली है। पूरा ऐसा परिवर्तन होगा जिसको कि सोचने के ऊपर की बात है, और बड़ा फास्ट रूप में होगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बारे में बहुत बड़ा जिक्र किया। पूरा वर्ल्ड लेवल में इसकी चर्चा हो रही है। अब देखिए महाराष्ट्र में इसके लिए अभी से नहीं, 5 साल पहले से ही वहां पर प्लान करके कर रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसे बढ़ावा दें। तो स्टार्टअप्स लोग आ रहे हैं, उन लोग काम करना, ड्रोन को बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड के न लोग इस मुद्दे को, इशू को रेस कर रहे हैं, न यहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं जो वोट मांगने जाते हैं लोगों के, उन लोग को इसके बारे में मालूम है कि आने वाला समय क्या होने वाला है। आपको याद होगा जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोग पूछते थे कि कंप्यूटर का क्या होगा। अब देखिए कंप्यूटर, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द एंटायर लाइफ, गवर्नेंस को चेंज कर दिया। उसी तरह से गवर्नेंस इज गोइंग टू बी चेंज्ड थॉरली ड्यू टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में कोई जिक्र किसी भी रूप में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं किया। उनका खाली बात यह है, वोट लो, पावर गेन करो। दूसरा मुद्दा आप देखिएगा, आप अजय जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राष्ट्रीय लेवल में आप अभी
अपना योगदान दे रहे हैं। आप देखिए कि माइग्रेशन का बहुत बड़ा मुद्दा तो विगत झारखंड बनने से पहले से था, और झारखंड बने हुए तो आज 24 साल हो गया। माइग्रेशन जिस तरह से हो रहा था उससे कहीं ज्यादा गति से भी हो रहा है। तो पूछिएगा कि ये गति जो चल रहा है माइग्रेशन के, हजारों आदिवासी लोग, हजार आज के दिन में दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, तमिलनाडु एंड ऑल मेट्रो सिटीज में जाके काम करते हैं, और उनके माँ बाप यहाँ पर रोते हैं क्योंकि उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, झाबुमो ने जितने जो खास करके कोविड के समय में जो लेबरर्स थे, जो यहाँ के माइग्रेंट लेबरर्स बाहर गए थे, उसको विदेश में भी काम करते, उसको हेल्प करके वापस लौटाए। लेकिन कहाँ लौटाया? एक मिनट, आपको भी याद होगा, आपने भी खबर पढ़ा होगा, मलेशिया में 41 झारखंडीज फंसे हैं आज की तारीख में। 3 महीने से उनको कंपनी ने पैसे नहीं दिए, एम्बेसी ने उनको खाना तक, उनको गुहार है कि हमें खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। क्या केंद्र और झारखंड की सरकार इस पे कोई भी ध्यान है? मैं आपको ये बात कहूंगा, केंद्र सरकार की ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा राज्य सरकार का है। क्योंकि आप देखिए कि आपको याद होगा आज से 50 साल पहले महाराष्ट्र से जब लोग मलेशिया जाते थे, मलेशिया के एरिया में जाके वहां काम करते थे, तो महाराष्ट्र का सरकार ने किया कि हम यहाँ पर उद्योग लगाएंगे और यहीं पर लोगों को काम करने की एक अपॉर्चुनिटीज अवेल कराएंगे। तो वो जितने महाराष्ट्र के गवर्नमेंट उन लोग जाना वहां से बंद किए। अब झारखंड से जो लेबर महाराष्ट्र जाते हैं, पुणे जाते हैं या मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, उनको रोकने के लिए आपने क्या किया? हम सब जानते हैं कि इसमें राज्य सरकार को निर्णय लेना होगा कि अगर हम सचमुच में आदिवासी के दोस्त हैं, अगर उसके हित को सोचते हैं और हम चाहते हैं कि उनकी भलाई हो, तो हमें 2 काम करना पड़ेगा। कि एक, कि खेती करते हैं सारे लोग, हम सब जानते हैं सारे लोग खेतियां हैं, फार्मर से जुड़े हुए हैं, उनका जमीन है, उनकी जमीन की कोई कमी नहीं है। आप बताइए कि इरिगेशन के फील्ड में किस सरकार ने क्या काम किया विगत 24 सालों में? कोई काम नहीं। तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए आपको बिजली देना है, तो चलो बिजली तो पहुंच गया, लेकिन बिजली का कनेक्शन तो पहुंच गया, लेकिन बिजली तो आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अभी भी खूंटी जैसे शहर में आप सोचिए कि 12 घंटा बिजली नहीं रहता है। रांची में दिवाली के दिन 4 बार यहाँ बिजली रहा। तो बिजली की उत्पादन इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, लेकिन यहाँ की बिजली गोवा जाती है। क्यों जाती है? कि झारखंड सरकार के पास पैसा नहीं है कि कंपनी जो पावर सप्लाई कर रही है उसको पैसा दे, तो शॉर्टेज हो रहा है। अब चक्कर है कि इससे किसान क्या करेगा, कहां से बिजली लाएगा और कैसे खेती करेगा? तो अगर हम आदिवासी के सचमुच में दोस्त हैं तो हमें तो बिजली देना पड़ेगा, बिजली को यहाँ पर पहुंचाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको माइग्रेशन को खत्म करना है, रोकना है, किसी भी तरह से रोकना है, माइग्रेशन खराब चीज नहीं है, मैं मानता हूं। मेरा भी बेटा जाके बाहर में काम कर रहा है, दैट इज गुड इनफ, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो मास माइग्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब्स, उसको तो आपको खत्म करना पड़ेगा। और खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको निश्चित रूप से इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा। आप जब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगा, यहाँ रोजगार नहीं पैदा होगा। आप देखिए, अगर रोजगार पैदा नहीं होगा तो लोग बाहर जाके रोजगार करेंगे ना, यहाँ तो करेंगे नहीं। अब आप देखिए कि विगत 24 साल हो गए राज्य को बने हुए। अब चले जाइए छत्तीसगढ़, अब चले जाइए उत्तराखंड, ये भी राज्य तो बने थे झारखंड के साथ में। लेकिन आप पाइएगा, अभी तो मैं कोई डेटा आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैं अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन माइग्रेशन के जहां तक मामला है, जो विगत हमेशा मीडिया में छाया रहता है, मैंने कभी नहीं देखा किसी भी मीडिया में कि उत्तराखंड के जो लेबरर्स हैं वो फंस गए या छत्तीसगढ़ के जो लेबरर्स हैं वो फंस गए। हर जगह हमें दिखाई पड़ता है कि झारखंड के जो लेबरर्स हैं वो फंस गए। क्यों फंस गए? इसका मतलब यही दिखाई पड़ता है कि झारखंड के जो निवासी है, झारखंड के जो लेबरर्स हैं, वो आगे जा रहे हैं, उनमें कर्मठता है, वो स्किल है, वो जा रहे हैं काम करने के लिए, दे आर मच इन डिमांड। लेकिन मुझे अफसोस लगता है, दिल में दर्द होता है ये जान करके कि वो जब वहां जा सकते हैं तो यहाँ काम क्यों नहीं कर सकते। आपको याद होगा
एक्स प्रेसिडेंट जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, क्या नाम था उनका, जो साइंटिस्ट थे, कलाम स्पेस साहब, साइंटिस्ट, कलाम साहब, कलाम। कलाम जी कलाम जब साहब। झारखंड आए थे तो उन्होंने यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा बड़ा मीटिंग किया था, और उन्होंने कहा था, मुझे याद है अभी भी दिमाग में चूकता रहता है, उन्होंने कहा कि अगर झारखंड को विकास करना है तो झारखंड को एक ऐसे नेटवर्क में हमको लाना होगा जहां से रोड कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो, जहां से एयर कनेक्टिविटी हो, मिलान हो, ताकि लोग उससे जुड़े, और साथ साथ जो फसल उगता है उसका एक इंडस्ट्री वही बने। कहने का तात्पर्य हुआ कि मान लीजिए कि आज के दिन में हम सब जानते हैं कि यहाँ पर टोमेटो, क्या बोलते हैं, टमाटर, टमाटर की उत्पादन बहुत ज्यादा रूप से होता है, बड़े अच्छे पदार्थ के रूप में, बड़ा क्वालिटी इज आल्सो वेरी गुड। मुझे बताइए कि जब सॉस बन सकता है बॉम्बे में, जब सॉस बन सकता हिमाचल है में। छत्तीसगढ़ में, जब सॉस बन सकता है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे बताइए कि ये सॉस बनाने का एक फैक्ट्री झारखंड में क्यों नहीं बन सकता? सही बात है। क्यों नहीं बन सकता? तो कहने का मतलब कि मैं निश्चित रूप से इन सारे नेताओं को ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ आदिवासी कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहते हैं, दलित कहते हैं, गरीबी बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते। अभी तो आपने सही से ही बोला कि ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं वोट पाने के लिए, लेकिन असली मुद्दा के बारे में तो बात इन्होंने कोई नहीं करते। इनको कहना चाहिए ना कि मैं आप 5 साल के दरमियान में पलायन को रोक दूंगा, 100% से हम 50% कर देंगे। कैसे कर देंगे? देखिए, हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। कोई बोला? कोई नहीं बोला, नॉट अ सिंगल वन। दूसरी बात, सब लोग बोल रहे हैं कि हम 2,500 रुपया पर मंथ दे देंगे, 3,000 रुपया दे देंगे। पैसा कहां से आएगा? पैसा फंड्स कहाँ कहां से है? आएगा? तो पैसा जो आएगा, तो वही पैसा अगर भ्रष्टाचार को खत्म कर दीजिएगा, अगर रोक दीजिएगा, तो आपको पैसा आएगा, तो आपको पैसे देने की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो रुपया, मान लीजिए आप 4 आना 1 रुपया देते हैं किसी एक गरीब को, उस पर खर्च कर रहे हैं, उस रोड बनाने पर, या उसके कुआं खोदने पर, या उसको किसी रूप में, उसका तो बिचौलिया जो है ऑलरेडी वो 40 से 50% पैसा खा लेता है। उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? कोई पार्टी बोला कुछ? मैं बोलता कोई नहीं बोला। तो बोलता मनोज जी आप बताइए कि कैसे भ्रष्टाचार रोक देंगे, बताइए, आप बताइए। मगर तो बोला कि हमको शामिल कर लीजिए, मैं बताता हूँ कैसे रोक लेंगे। हम तो रोक देंगे, पक्का बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार बनने के लिए आपको ऊपर से लेकर ईमानदारी रोकनी पड़ेगी। नीचे जाकर बोलिए क्लर्क घूस ले रहा तो मैं नहीं मानूंगा। मैं मानूंगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक पहले ऊपर बंद कीजिए भ्रष्टाचार। अब चक्कर यहाँ की कैसे भ्रष्टाचार बंद होगा? अब बोलेगा कि ओ हमको वहां ट्रांसफर करना है सीईओ को, तो 40 लाख लाओ, तो उसको ट्रांसफर कर दो। अब वो 40 लाख लेके जो गया है सीईओ, सर्कल ऑफिसर, वो तो बोलेगा 40 लाख रुपया हम इन्वेस्ट किए हैं, हमको तो 50 लाख चाहिए, तो खींचेगा वहां से। तो चक्कर ये है कि ये जो सर्कल है ये भ्रष्टाचार का, अगर आप खत्म नहीं कीजिएगा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, और आने वाले दिन में ये पिछड़ा नहीं, मैं आपको बता देता हूं, जमीन तो लूज करेंगे ही। ऐसे भी जमीन लूज हो रहा है आज के दिन में, सारे जमीन बिक भी रहा है, इलीगली बिक रहा है। इसको सोचने वाला कोई नहीं है। दुख की बात है, आज जमीन आप अजय जी मुझे बताइए, रांची जो शेड्यूल 6 में ये राज आता है, बेनी पार्ट्स, जहां की जमीन जो सीएनटी एक्ट के तहत में आप किसी भी ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल्स को नहीं बेच सकते। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर भरमार कॉलोनी जो बन रहा है, ये सारा ट्राइबल लैंड पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं, अब मेरा अगर एक बन सवाल रहा आपसे है, यहाँ 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 आपसे एक मैं सवाल करना चाहूंगा कि 1932 के खतियान की बात करते हैं, एसएन सीएनटी एक्ट की बात करते हैं। देखिए, विकास तो तभी होगा ना, ट्राइबल लैंड और ट्राइबल लैंड की हम बात करते हैं, और इसी पे तो मुद्दा बना हुआ है। इस पे दोनों मैं ही दल बताऊं आपको, खेलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इसमें करीब 2 साल 3 साल तक हेमंत सोरेन सरकार पूरे रूप से
डगमगा रही थी। इनके जो कुछ नेतागण हैं, पता नहीं उन लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते, उन लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते, ग्रास रूट जाते हैं कि जाते, उनको कोई मतलब नहीं, बस उनको वोट चाहिए। क्यों? खतियान लेवल से हम जमीन को रोकेंगे। कौन खतियान? 1932 में जो बना था ना, वही वाला। हम मैंने बोले आप बताइए मैं क्या किया। यहाँ सुखदेव सिंह यहाँ डीसी हुआ करते थे, वो बाबूलाल मरांडी के समय खतियान का मुद्दा उठा था, आप रांची में ही थे, मुझे याद है। सुखदेव सिंह। आप मैं क्या किया, बोला कि खतियान क्या होता है मैं खुद जानता नहीं था। तो मुझे मालूम हुआ कि 1932 में जो जमीन का बिक्री हुआ था, उसमें ब्रिटिश समय में जो एक रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड्स बना था, उसको खतियान बोलते हैं। और जो खतियान का मालिक होगा, हम उसी को जमीन, उसी को यहाँ रेसिडेंट बनाएंगे। यही ना था बात, सब बात था। शुरुआत करने वाले थे श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, इतना हंगामा हुआ, खत्म हो गए। तो मैं गया लैंड रिकॉर्ड रूम में जा करके, अजय जी, सुखदेव सिंह साहब से मैंने परमिशन लिया। मुझे बोला कि मुझे राइट है देखने का कि लैंड रिकॉर्ड रूम में जाकर देखते हैं कि ये खतियान का रिकॉर्ड्स कहाँ है। मैं खतियान के रिकॉर्ड्स देखने के लिए रांची के डीसी ऑफिस में लैंड रिकॉर्ड रूम में गया। और जानते क्या मैं देखा? सब चूहा खा गया लैंड रिकॉर्ड्स। सही बात है। 40 से 50% चूहा खा गया। तो आप मुझे बताइए कि खतियान का रिकॉर्ड, तो बोले कि अरे कैसे होगा, वो जो ओरिजिनल कॉपी है ना बिहार गवर्नमेंट के पास में है, उससे हम गया से मंगवा दिए। ये तो बिहार के पास भी नहीं था, वो बंगाल में है, वो बंगाल में है। हाँ, वो बंगाल में है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ये लैंड का इतना बड़ा माफिया डम है कि इसमें सब लोग इन्वॉल्व है, और सब लोग लॉ ब्रेक करते हैं, सब लोग जमीन लूटते हैं, और सब लोग करते हैं, इसलिए कोई इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाता। और मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? आदिवासी। क्यों? कि एक जमीन मेन रोड के बगल में, जो फिराल चौक के बगल में, आप देखिएगा पीछे में चडरी नाम का एक गांव है, वहां में मेरे बहुत सारे दोस्त लोग बैठे हुए। आप विश्वास लीजिए कि कैसी स्थिति है उनकी, सारा जमीन उनका लूट लिया गया, और आज के दिन में वो घर में और छोड़ करके पता नहीं कहाँ है, गॉड नोस। मुझे दुख लगता है बोलने के लिए, लेकिन क्या हुआ ये कि चडरी जो सबसे पुराना जो लैंड रेवेन्यू विलेज था, आज के दिन में वहां पर कॉलोनी आ गया। कैसे आया? तो ये जमीन की कीमत अगर मान लीजिए कि 1,000 रुपया एक डिसमिल का, सब मान लीजिए 1,000 रुपया का है, तो वही जमीन को उस व्यक्ति आदिवासी को 500 रुपया में दे देता है, और 500 रुपया डकार करके उसको करोड़ रुपया में बेच देता है। आप मुझे बताइए लॉस कौन किसका हुआ? ट्राइबल का हुआ कि नॉन ट्राइबल का हुआ? तो नॉन ट्राइबल तो पैसा देके खा रहा है, और ट्राइबल एजेंट्स है उसके, जो ट्राइबल लोगों के जो कम्युनिटी में हैं, उनके एजेंट्स काम कर रहे हैं, जो उनसे पैसा लेते हैं, जो जमीन खरीद रहा है उसे लेकर के इसको करवा देते हैं, बिल्डिंग बनवा देते हैं। पहले लेते हैं कि हम कुछ स्कूल खोलेंगे, कचहरी खोलेंगे, क्या करेंगे, और लॉ को फ्रेम करके खत्म। तो आई एम टेलिंग यू, एवरी मिनट one plot of tribal land is being sold, and sold illegally through all agents, and agents are also tribals, and affected persons are also tribals, and the beneficiaries are also, many of them are tribals. आप मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में अगर लैंड रिफॉर्म 117 साल पुराना को अगर आप रिफॉर्म नहीं कीजिए, तो भोगेगा कौन? भोगेगा वही जो आज भोग रहा है। आप देखिए ना, मैं अपना घर यहाँ बना के रखा हूँ जिसका नाम है क्या बोलते हैं, हेसल में मेरा, हेसल एरिया में मेरा पड़ता है। हेसल वाज अनदर लैंड, यू नो, दिस इज द ओल्डेस्ट विलेज इन रांची में। क्या आप देखिएगा, सारा जगह कॉलोनी बन गया और सारा ट्राइबल लैंड। तो मुझे बताइए क्षति किसकी हुई? एक अंडा मेरे पॉकेट में है जिसको कोई खा भी नहीं सकता, वो मेरे पॉकेट में है, और दूसरा खाएगा तो उसको चख के खाएगा। वाह रे नियम, क्या नियम है ये! मुझे लगता है तो अब उठा क्या कि नहीं, खतियान का मुद्दा हम उठा करके पॉलिटिक्स उठा कि हम रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उसको देंगे। अरे कहां से दीजिएगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट? खतियान तो है ही नहीं रिकॉर्ड में, आप कैसे दीजिएगा? तो लोग मरेंगे, दौड़ेंगे इधर उधर, अंत में क्या होगा कि नोबडी विल गेट जॉब।
everything will go. यानी कि मनोज जी, हम इसको ये मान के चलें कि 24 साल के इस प्रदेश का कोई भी ऐसा नहीं रहा, ये बीजेपी 3-4 बार रही, जेएमएम रहा, रिजल्ट्स, विकास झारखंड का वही है जहां लोग लूटते रहते थे, ट्राइबल्स के नाम पे खेल होता रहा है। आज भी बड़े बड़े नेता आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स, 2 तो ऐसे भी बैठे हुए हैं वहां पर संयोजक बनकर। इसके अलावे बॉलीवुड के सितारे उतारे गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्य में किसी तरह से सत्ता लेने के लिए, यानी कि करोड़ों का खर्च हुआ है। कोई भी प्लेन से आएगा, रहेगा, सारे कैंपेन में करोड़ों का खर्च हुआ है। यही पैसे अगर इतने ही झारखंड के लिए ये लोग सोच रखते तो शायद ये पैसा झारखंड के विकास में जाता। हेमंत सोरेन का एक बयान मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा 1.36 ट्रिलियन जो कोल प्रोडक्शंस का था, केंद्र ने अभी तक झारखंड को ट्रांसफर नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्या रीजन है? क्या आप झारखंड को वहीं रखना चाहते हैं जहां है वो, विकास के बिना, जिससे कि कल को आप अपनी सरकार इस बात पे बना पाए कि विकास नहीं हुआ है, हम आएंगे तो विकास कर देंगे। जी मनोज जी। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कहा है। हेमंत सोरेन का डिमांड भी बड़ा जेन्युइन है, अगर वो सही है अकाउंट एज पर द अकाउंट अवेलेबल एंड ऑल। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि ये तो ठीक है, केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर रही है वोट लेने के लिए, पावर लेने के लिए। मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके नेताओं को दोष देता हूं। मैं कहता हूं कि ये सारे नेतागण, उनका एक काम है, पावर लो, पावर यूज करो और बरकत करो। तब फिर दिमाग में बात आता है कि आफ्टर ऑल इसका सोल्यूशन कहाँ है, कैसे ये आफ्टर ऑल जाएगा। आप और हम ये जानते हैं कि आज के दिन में वोट इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अगर वोट को आपने उसको जाति को नॉन जाति से, धर्म को धर्म से काट के चलेगा, चलता रहेगा। मुझे लगता है इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज के दिन में मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, इतने दिन के रूप में बड़ा न्यूट्रल वे में मैं जिंदगी जिया हूं और बड़े ईमानदारी से लाइफ लीड किया हूं, बहुत दिल से जुड़ा रहा हूं जमीन से। मुझे लगता है कि ट्राइबल्स के जो नेतागण है ना, सबसे बड़े दोषी वही लोग हैं, क्योंकि उनमें गट्स नहीं है, उनका विजन नहीं है कि वो एक सोच के चले कि आने वाले समय में किस तरह से हम आदिवासी लोगों को, आदिवासी कम्युनिटीज को उभार के आगे बढ़ा पाएंगे। क्या आपको मालूम नहीं है, छत्तीसगढ़ में 32% वहां की आबादी आदिवासियों की है। झारखंड में अगर हम 1911 के तुलना में करें तो 27% आता है, वहां से कम आदिवासी की संख्या यहाँ पे है। लेकिन आप पाइएगा कि छत्तीसगढ़ में वो मुद्दा डोमिनेट नहीं रहा है जो यहाँ डोमिनेट रहा है। और उसके पीछे में आप पूछिएगा कि क्यों ऐसा हुआ, तो शायद मैं आपको बताऊंगा इसका कारण सिर्फ एक है, बस सिर्फ एक, कि यहाँ के जो लीडर्स हैं वो लोग somehow the other वोट्स की चिंता में हमेशा रहते हैं कि अगर हम इस तरह के मुद्दे को उठाएंगे तो मेरा वोट कट जाएगा। मुझे बताइए कि आज के दिन में तब तो वोट को दिमाग में रखिए कि हम हार जाएंगे और जीत जाएंगे और नहीं हो पाएंगे, तब तो आप इनके भविष्य के बारे में संभाल ही नहीं पाइएगा। इनको, आपको एक विजनरी बनना पड़ेगा, आपको इनके भविष्य को सोचना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि नहीं, आपका भविष्य यही पर ऐसा ही करने से आगे बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है आप पूछिए ना, कैसे बढ़ सकता है। हम बताते हैं आपको कि आज के दिन में अगर ये एक छोटा सा परिवर्तन, आप देखिए ना, एक आदिवासी फैमिली में हम एक दिन रात गुजार रहे थे, मुझे वो बोला कि सर आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि हमको लोन लेना है, एजुकेशन लोन, मुझे बैंक लोन नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ट्राइबल लैंड मेरा है, उसको हम गिरवी नहीं रख सकते। दोषी कौन है? सरकार। बोली क्यों? अगर मैं सरकार में चीफ मिनिस्टर में बैठा हुआ हूं तो मैं बोलूंगा ये ट्राइबल लैंड है ना, ये ट्राइबल लैंड, इसको मैं लेता हूं अपने हाथ में और बैंक को देता हूं कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए। कहने का मतलब कि अगर मैं ट्राइबल आदमी हूँ, फैमिली से हूँ, ट्राइबल हूँ, मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, मेरी इंडस्ट्री का लोन चाहिए, किसी चीज के लिए लोन चाहिए, तो मैं, सरकार वो उसको एप्लीकेशन डाले कि आप एप्लीकेशन डालिए,
मेरे खाते में जमीन को मैं लूंगा और मैं सरकार बैंक से लोन लूंगा, बैंक का गिरवी मैं देता हूं, और तब बैंक को देने में क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। बट नो एफर्ट हैज बीन मेड, कोई एफर्ट सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है जिससे कि आज के दिन में ट्राइबल फैमिलीज, ट्राइबल इंडिविजुअल्स को लोन मिल सके। और मुझे बताइए, छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, सरकार क्यों नहीं कर सकती? कोई नहीं कर सकता। उसका कारण जानते क्या है? दो रूप से मैं बताना चाहूंगा। खाली पॉलिटिशियंस इसके लिए दोषी नहीं है, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, ब्यूरोक्रेट्स, ये 99.9% दे आर आइदर इनकॉम्पिटेंट और करप्ट, और या बोथ। तो होता क्या है कि इफ यू बिकम कॉकटेल ऑफ करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस, रिजल्ट इज दिस, यू नो, एंड नोबडी थिंक्स दैट झारखंड बिलोंग्स टू माय लैंड। मेरा हार्ट से जुड़ा हुआ जमीन है, इसको हम तरक्की करेंगे। छत्तीसगढ़ी में देखिए कि वो चला हुआ है नारा कि छत्तीसगढ़ी है हम। बंगाल जाइएगा तो बोलेंगे बंगाली है हम, उत्तर प्रदेश जाइएगा तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश के लोग हैं हमें। झारखंड के बारे में दिल से जुड़ने वाला कौन है? हेमंत सोरेन भले बोलते हो कि यस झारखंड मेरा है, हम गर्व करते हैं इस बात से कि वो लोग ने इस तरह से उभार के लोगों को लाने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ इमोशन से कुछ नहीं होता। सिर्फ लोगों को उभारना, उनको दिल को उनका वोट ले लेना और किसी आदमी आगे नहीं बढ़ता। आपको विजनरी बनना पड़ेगा। चलिए, अच्छा लगा मनोज जी आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कुछ ऐसे मुद्दों पे बातों को उठाई है, और आपने जिस तरह के चीजों को, जिन चीजों को पर्टिकुलरली झारखंड के बारे में बताया है हमारे व्यूअर्स को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की तारीख में सही आपने कहा कि एक विजनरी की जरूरत है, जो है नहीं आज की, दिख नहीं रहा किसी पार्टी में। और नैरेटिव्स और इमोटिव भाषणों से चुनाव जीतने की कोशिश एक तरफ, झारखंड का विकास एक तरफ। आपको समझना होगा, आपको मानना होगा, आपको कहना होगा ये राज्य मेरा है। और जिस दिन आप कहेंगे, आपके दिल से आवाज निकलेगी झारखंड का विकास। हम फिर मिलेंगे आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मनोज जी। और फिर चुनाव का माहौल है, विकास की बात हम आपके साथ फिर करेंगे। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।